Hello everyone, welcome to your YouTube channel दी कंसेप्ट। जय हिंद टू ऑल। आज हमारे पास इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सार्क। हम आज उस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं जो करीबन पिछले 7-8 सालों से बिल्कुल भी न्यूज़ में नहीं है और इसका रीज़न है पाकिस्तान। चलिए इस टॉपिक के बारे में डिटेल में जानते हैं। इस वीडियो लेक्चर में आप सार्क की एस्टेब्लिशमेंट, इसके ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शंस और इंडिया के साथ क्या रिलेशंस हैं, पाकिस्तान की इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या रोल है, इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। इस वीडियो लेक्चर को शुरू करने से पहले आप सबके सामने एक क्वेश्चन है। आप सबको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। क्वेश्चन है, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ए ऑप्शन पेरिस, बी ऑप्शन न्यूयॉर्क, सी ऑप्शन गुरुग्राम, डी ऑप्शन रोम। उम्मीद है आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ओवरव्यू लेते हैं। इसकी एस्टैब्लिशमेंट की गई थी सार्क की 8 दिसंबर 1985। हेडक्वार्टर है इसका काठमांडू, नेपाल। मेंबर कंट्रीज़ हैं इसके 8 और ऑब्जर्वर कंट्रीज़ हैं 9। ऑफिशियल लैंग्वेज है इस ऑर्गेनाइजेशन की इंग्लिश। स्पेशलाइज्ड बॉडी हैं कुछ, जैसे कि साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, साउथ एशियन रीजनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, सार्क डेवलपमेंट फंड, सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल। एक साउथ एशियन सैटेलाइट भी लॉन्च की गई है इस ग्रुप के द्वारा, जिसका शुरू में नाम रिकमेंड किया गया था सार्क सैटेलाइट, जिसको लॉन्च किया गया था 5 मई 2017 को। और इसे लॉन्च किया था भारत ने। शुरू में इसको नाम दिया गया था सार्क सैटेलाइट, बट पाकिस्तान ने इस चीज़ का ऑब्जेक्ट किया और बाद में इसका नाम चेंज करके रख दिया गया साउथ एशियन सैटेलाइट। चलिए डिटेल में जानते हैं सार्क है क्या। पहले तो फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल काउंसिल कोऑपरेशन। नाम से ही पता लग रहा है साउथ एशियन के जितने भी नेशन हैं उन सब ने मिलकर एक एसोसिएशन बनाई है जो कि उस रीजन की कोऑपरेशन के लिए फॉर्म की गई है। ये एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि उस साउथ एशियन रीजन की जितने भी मेंबर कंट्री है उनकी जियोपॉलिटिकल को एक करने के लिए, वो जियोपॉलिटिकली भी एक दूसरे को प्रमोट करे, इकोनॉमिकली भी एक दूसरे को सपोर्ट करे। सार्क को फाउंड किया गया था ढाका में, जो कि बांग्लादेश की कैपिटल है, 8 दिसंबर 1985। इसका सेक्रेटरीट है काठमांडू, नेपाल में। बेसिकली इस ऑर्गेनाइजेशन ने एक पर्पस रखा है, ये प्रमोट करेगा डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड रीजनल इंटीग्रेशन, उस क्षेत्र की आर्थिक और क्षेत्रीय एकता को बनाए रखने के लिए और आर्थिक रूप से इस क्षेत्र को प्रमोट करने के लिए। सार्क एक मेंटेन करता है परमानेंट डिप्लोमेटिक रिलेशंस यूनाइटेड नेशन के साथ, जहाँ पे ये एक ऑब्जर्वर स्टेटस रखता है और बहुत सारे विकास में या डेवलपमेंट में इसका अलग अलग एंटिटीज़ के साथ भी लिंक है, जैसे कि यूरोपियन यूनियन। इतिहास के बारे में जानते हैं सार्क के। सार्क को एस्टेब्लिश किया गया था ढाका में, बांग्लादेश के 8 दिसंबर 1985 में। जब इसको बनाया गया था शुरू में इसके मेंबर थे 7 कंट्रीज और वर्तमान समय में है 8। तो 8वां मेंबर बना था अफगानिस्तान और इसे 8वां मेंबर बनाया गया था 2007 में। जितने भी हेड्स थे कंट्री ने, जो भी इसके मेंबर हैं, उन्होंने एक चार्टर साइन किया मिलके और एक प्रण लिया कि वो सब मिलके काम करेंगे, जो भी सार्क कंट्रीज के मेंबर हैं उन देशों के लोगों के वेलबींग के लिए। इसका सेक्रेटरीट इसके एस्टेब्लिशमेंट के 2 सालों बाद 17 जनवरी 1987 में काठमांडू, नेपाल में बनाया गया। अभी तक इसके 18 समिट हो चुके हैं। 19वां समिट कैंसिल है और 20वां समिट जो कि डिसाइड किया गया था 2022 में पाकिस्तान में, पर नहीं हो पाया। समिट को कैंसिल करने का रीज़न ये है कि 2016 में जब इसका समिट नेपाल में होना था, इस समिट से कुछ टाइम पहले ही टेररिस्ट ने पठानकोट एयरबेस पे अटैक किया और इस चीज़ पे क्लेम जाता है पाकिस्तान पे, क्योंकि टेररिज्म को फंडिंग करने के लिए, प्रमोट करने के लिए पाकिस्तान सबसे टॉप पे रहता है। इसी वजह से भारत ने सार्क के समिट को डिनाई कर दिया अटेंड करने से और उसके बाद कोई भी समिट नहीं हुआ, क्योंकि इंडिया की प्रायोरिटी इस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही ज़्यादा है। ज़ियाउर रहमान जो कि
बांग्लादेश के फॉर्मर प्रेसिडेंट है, उनको फादर ऑफ सार्क कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही सार्क को बनाने का आइडिया प्रपोज किया था। बेसिकली वो क्या था कि इस साउथ एशियन रीजन की डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम्स चलाए गए, जहाँ पे बेसिकली इरिगेशन और फूड प्रोडक्शन, जो कि सबसे पहला मोटिव था इस सार्क का। और इसमें क्या था, इरिगेशन बड़े लेवल पे की जाएगी, फूड की प्रोडक्शन बड़े लेवल पे की जाएगी, जिससे क्या होगा, जो साउथ एशियन रीजन के लोग हैं उनकी जो बेसिक एमिनिटीज़ और बेसिक नीड्स हैं वो अच्छे से फुलफिल हो पाए। पहला सेक्रेटरी जनरल सार्क का था अबुल अहसान। रीजंस क्या हैं इसके बनाने के फॉर्मेशन को, चलिए जानते हैं कि सार्क को बनाने के पीछे क्या कारण रहे हैं। पहला है कि साउथ एशियन रीजन बहुत ही ज़्यादा पुअर और ओवर पॉपुलेटेड है, गरीबी सबसे ज़्यादा इस रीजन में है और जनसंख्या सबसे अत्यधिक मात्रा में इसी रीजन में पाई जाती है। दूसरा है प्री डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, इस क्षेत्र में एग्रीकल्चर की बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंस है, इस वजह से इस पे फोकस किया गया। तीसरा है सेंट्रल लोकेशन इन एशिया, एशिया का जो सेंटर मुख्य बिंदु रहता है वो साउथ एशियन रीजन भी रहता है, क्योंकि इंडियन सब कॉन्टिनेंट इसका मेन पार्ट है। फोर्थ है ऑल कंट्रीज हैव सम कल्चरल बैकग्राउंड एंड हिस्ट्री, जितने भी देश हैं उनका कहीं ना कहीं कल्चर का बैकग्राउंड और इतिहास के पन्ने सिमिलर है, इसी वजह से इसको बनाया गया और इसको बनाने की इम्पोर्टेंस ज़्यादा रखी गई, क्योंकि यही एक ऑर्गेनाइजेशन है जो साउथ एशियन रीजन को डेवलप कर सकता है और लोगों के जो बेसिक नीड्स हैं उनको गरीबी से हटा सकता है, पॉवर्टी को बिल्कुल ख़त्म कर सकता है, वो यही ऑर्गेनाइजेशन है। मेंबर्स एंड ऑब्जर्वर्स की बात करें तो इसके टोटल मेंबर्स है वर्तमान समय में 8 और ऑब्जर्वर मेंबर है 9। मेंबर्स के बारे में बात करें तो अफगानिस्तान जो कि रिसेंट बना है, शुरू में था बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। और ऑब्जर्वर की बात करें ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन, ईरान, जापान, मॉरिशियस, म्यांमार, साउथ कोरिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसके मेंबर स्टेट को याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, टोटल नंबर और कौन कौन से इसके मेंबर हैं, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया भी गया है। भारत सबसे इंपॉर्टेंट है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान और जो रिसेंट मेंबर बना है अफगानिस्तान। इसके मेंबर को याद करने के लिए एक ट्रिक्स बनाया गया है, जो ट्रिक है MBBS पेन। अब जो ये लेटर्स हैं इन्हीं से ही ये एक्रोनियम बनाया गया है। M से है मालदीव्स, B से है बांग्लादेश, B से है भूटान और अगला S बनता है श्रीलंका। ये बन गया आपका MBBS। अब पेन में P आता है, जैसे सिंपल याद रख सकते हैं, भारत को सबसे ज़्यादा दर्द देता है पाकिस्तान अपने टेररिज्म के थ्रू, तो P से हो गया पाकिस्तान, A से हो गया अफगानिस्तान, I से इंडिया और N से नेपाल। तो इस तरह से ये थे 8 मेंबर्स सार्क कंट्रीज के और उनके लिए एक ट्रिक MBBS पेन। प्रिंसिपल ऑर्गन्स क्या हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के कॉपरेशन के लिए, तो पहला है मीटिंग ऑफ हेड ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट। एक जितने भी मेंबर्स हैं उनके जो हेड हैं गवर्नमेंट के, वो आपस में एक एनुअल सबमिट करते थे। अब पिछले कुछ टाइम से ये बंद है क्योंकि पाकिस्तान के टेररिज्म फंडिंग की वजह से, पर एक मीटिंग होती है हेड्स की मीटिंग हर साल एनुअल बेसिस पे। दूसरा है स्टैंडिंग कमेटी ऑफ फॉरेन सेक्रेटरीज, जितने भी मेंबर्स कंट्रीज़ हैं उनके जितने भी फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री के फॉरेन सेक्रेटरीज हैं वो भी आपस में मीटिंग करते हैं। बेसिकली वो मीटिंग करते हैं ओवरऑल मॉनिटरिंग एंड कोऑर्डिनेशन के लिए, प्रायोरिटीज़ को डिटरमाइन करने के लिए, रिसोर्सेज को मोबिलाइज करने के लिए और अलग अलग प्रोजेक्ट और फाइनेंसिंग की अप्रूवमेंट के लिए। फिर है इसका सेक्रेटरेट। इसके सेक्रेटरेट को 1987 में 16 जनवरी काठमांडू में बनाया गया था। बेसिकली इस सेक्रेटरेट का रोल है टू कोऑर्डिनेट एंड मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सार्क एक्टिविटीज़। जो भी सार्क के कार्यक्रम हो रहे हैं उनको कोऑर्डिनेट करना और उनको मॉनिटर, उन पे नज़र रखना, जिसमें बेसिकली क्या था, सर्विसेज ऑफ मीटिंग ऑफ एसोसिएशन, मीटिंग को किस तरह से अरेंज करना है, उसको जो भी सर्विसेज हैं उनको हैंडल करना, और एक चैनल की तरह काम करता है ये सार्क और जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। फॉर एग्जांपल अगर सार्क को यूनाइटेड नेशन या यूरोपियन यूनियन के साथ कोई भी किसी भी मुद्दे के ऊपर बात करनी है तो यही सेक्रेटरेट आगे जाके बात करेगा।
सेक्रेटरीट जो है वो एक सेक्रेटरी जनरल से मिलके बना है, 7 इसमें डायरेक्टर्स हैं और एक जनरल सर्विसेज स्टाफ है। सेक्रेटरी जनरल को अपॉइंट किया जाता है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो करते हैं प्रिंसिपल रोटेशन के बेसिस पे। और जो सेक्रेटरी जनरल है वो रिन्यूएबल है, नॉन रिन्यूएबल है, इट मीन्स उसको फिर से अपॉइंट नहीं किया जा सकता है और टेन्योर रहेगा इसका 3 साल का। सार्क के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? तो सार्क के चार्टर्स में अलग अलग इस एसोसिएशन के ऑब्जेक्टिव बताए गए हैं। तो वो है नंबर 1, टू एडवांस द वेलफेयर ऑफ साउथ एशियन, जो साउथ एशिया के लोग हैं उनका वेलफेयर और उन लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने के लिए। दूसरा है इस क्षेत्र की इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए, सामाजिक एडवांसमेंट के लिए, कल्चरल डेवलपमेंट के लिए, और जो भी लोग इस क्षेत्र में रहते हैं उन लोगों की लाइफ की एक डिग्निटी बनाए रखने के लिए और उनके लाइफ के डिग्निटी के फुल पोटेंशियल पे ले जाने के लिए। तीसरा है इस क्षेत्र को एनकरेज करने के लिए और जो भी साउथ एशियन कंट्रीज हैं वो एक दूसरे पे आत्मनिर्भर रहे रेस्ट ऑफ बाकी देशों के। फोर्थ है एक आपस में अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए, विश्वास बनाने के लिए और एक देश की दूसरे देश के प्रति रिस्पेक्ट करने के पर्पज से। कोऑपरेशन और म्यूचुअल हेल्प में एक दूसरे को एनकरेज करने के लिए, और ये हेल्प की जा सकती है आर्थिक स्थिति से रिलेटेड, सोसाइटी से रिलेटेड, कल्चर से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड। नेक्स्ट है जो भी इमर्जिंग नेशन उभर के आ रहे हैं उनके साथ मिलके इम्प्रूवमेंट करना और उनको अपलिफ्ट करना। म्यूचुअल कोऑपरेशन करना इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, जो भी कॉमन इंटरेस्ट है, मतलब किसी भी एक सिमिलर मुद्दे के ऊपर ये देश आपस में मिलके उसके ऊपर काम कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल है दुनिया भर में इस समय सबसे बड़ा चैलेंज है टेररिज्म, तो ये सारे देश मिलके उसको टारगेट कर सकते हैं। हालांकि उनमें से एक मेंबर ऐसा है जो कि टेररिज्म को फंडिंग करता है, जिसको रोकना इन सब नेशंस की ड्यूटी बनती है, और वो नेशन है पाकिस्तान। नेक्स्ट है टू कोलैबोरेट विद रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुप्स दैट शेयर सिमिलर गोल्स, जिन भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के सेम गोल्स हैं उनके साथ कोलैबोरेशन में काम करके उन टारगेट्स और गोल्स को अचीव करना। फंक्शंस के बारे में बात करें तो चार्टर्स में कुछ फंक्शंस भी बनाए गए हैं, जैसे कि जो भी साउथ एशियन के लोग हैं उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को रेज करना और उनकी जो भी वेल बीइंग है उसको इम्प्रूव करना। और सेकंड है जो भी लोग इस नेशन में रहते हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर स्टेट्स में रहते हैं, उनकी लाइफ को इम्प्रूव करना और वो लोग आपस में फुल डिग्निटी के साथ रहें और एक दूसरे को सोशली, कल्चरली और इकोनॉमिकली एक कंट्रीब्यूट करें। नेक्स्ट है ये साउथ एशियन नेशन सेल्फ सफिशिएंट बने कि इनको बाकी किसी और ऑर्गेनाइजेशन या नेशन की ज़रूरत ना पड़े खुद का स्टैंड लेने के लिए, और जो साथी मेंबर नेशन हैं उनका सपोर्ट करे, कोऑर्डिनेट करे और कोलैबोरेट करे दूसरे देशों के साथ भी मिलके। स्पेशलाइज्ड बॉडी कौन सी है? तो नंबर 1 है सार्क डेवलपमेंट फंड। बेसिकली इसमें क्या है, इसके मेंबर हैं जितने भी मेंबर नेशन हैं उनके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो इसके मेंबर हैं। सेकंड है साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, जो कि एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है जिसको भारत में बनाया गया है। थर्ड है साउथ एशियन रीजनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको सारसो बोलते हैं, इसको एस्टेब्लिश किया गया है जहां पे इसका सेक्रेटरीट है ढाका, बांग्लादेश। फोर्थ है सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल, जो कि इंटर गवर्नमेंटल, मतलब देशों के आपस की जो गवर्नमेंट है वो इसको सपोर्ट करती है और इसका ऑफिस बनाया गया है पाकिस्तान में। जो सेक्रेटरीट है इसको सपोर्ट करता है रीजनल सेंटर्स जो एस्टेब्लिश किए गए हैं हर एक मेंबर स्टेट्स में, जो कि प्रमोट करते हैं रीजनल कोऑपरेशन को। प्रिंसिपल ऑर्गन्स जिनके बारे में पहले भी बात की वो हैं मीटिंग ऑफ हेड्स, मतलब स्टेट्स जो भी मेंबर स्टेट्स हैं उनके हेड, गवर्नमेंट के हेड आपस में एक मीटिंग करते हैं। दूसरा एक स्टैंडिंग कमेटी है जहां पे मेंबर स्टेट्स के फॉरेन सेक्रेटरी मिलकर मीटिंग करते हैं। तीसरा है सार्क का सेक्रेटरीट जो कि काठमांडू, नेपाल में बनाया गया है। और फोर्थ है जो सेक्रेटरीट है वो सेक्रेटरी जनरल, 7 डायरेक्टर्स और जनरल स्टाफ से मिलकर बना है। एरिया ऑफ कोऑपरेशन इन सार्क, किन किन क्षेत्रों में सार्क एक दूसरे को कोऑपरेट करता है और आगे भी कर सकता है। ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट और टूरिज्म में एचआरडी डिपार्टमेंट और टूरिज्म क्षेत्र में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और फर्दर इसमें फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा स्कोप है।
सेकंड है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो कि प्राइमरी गोल था इसका शुरू में भी बनाने का। एग्रीकल्चर और ग्रामीण जो विकास है उसमें ये एक दूसरे को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और फ्यूचर में भी कर सकते हैं। तीसरा है इन्वायरमेंट, नेचुरल डिजास्टर एंड बायोटेक्नोलॉजी, इस क्षेत्र में भी इकोनॉमिक, ट्रेड एंड फाइनेंस, इस क्षेत्र में भी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। सोशल अफेयर्स में भी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, गरीबी को हटाने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को देशों के इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने के लिए गरीबी से कैसे हटाया जा सकता है, इसमें भी एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और लास्ट एजुकेशन, सिक्योरिटी एंड कल्चरल्स और भी अदर मुद्दे पे एक दूसरे को सपोर्ट किया जाता है। इंपॉर्टेंस क्या है सार्क की? सार्क दुनिया का इस टाइम 3% एरिया कवर करता है और दुनिया की 21% पॉपुलेशन इस क्षेत्र में है। और इकॉनमी की बात की जाए तो करीबन 4% जो है दुनिया की इकॉनमी इस क्षेत्र में है, यानी कि करीबन 4 ट्रिलियन US$। ये दुनिया का ऐसा क्षेत्र है जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेटेड है, डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है और बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल एरिया है, उपजाऊ एरिया है। सार्क कंट्रीज़ के कॉमन ट्रेडिशन हैं, जितने भी मेंबर हैं उनके कॉमन रीति रिवाज हैं, ड्रेस कोड कॉमन है, फूड, कल्चर, पॉलिटिकल एस्पेक्ट इवन बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के साथ मैच करता है। जितनी भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उन सब की प्रॉब्लम्स और मुद्दे, इश्यूज भी सेम हैं, जैसे कि पॉवर्टी, इलिटरेसी, मॉल न्यूट्रिशन, नेचुरल डिजास्टर, इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स, इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजी बैकवर्डनेस, लो GDP, पुअर सोशो इकोनॉमिक कंडीशन और जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी बिलो है, तो उसको अपलिफ्ट करना वो भी कॉमन इंटरेस्ट है। और टेररिज्म ये भी एक कॉमन इंटरेस्ट है इन सारी कंट्रीज़ का। तो मेंबर कंट्रीज़ ने एक फ्री ट्रेड एरिया भी साइन किया है, जिसके अंतर्गत ये एक एग्रीमेंट के तौर पे उभरा कि फ्री ट्रेड करेंगे एक दूसरे को इकोनॉमिकली सपोर्ट करने के लिए। साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट भी लागू लाया गया 1995 में, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड को प्रमोट किया जाए। सार्क यूनिवर्सिटी बनाई गई भारत में, एक फूड बैंक और एक एनर्जी रिजर्व बनाया गया पाकिस्तान में। सार्क एग्रीमेंट हुआ ट्रेड इन सर्विसेज, सर्विस सेक्टर में, जिसके बाद हुआ गैट्स प्लस, जिसको पॉजिटिव लिस्ट में रखा गया है ट्रेड इन सर्विस लिबरलाइजेशन में। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंस है सार्क की। चलिए जानते हैं सार्क बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी क्यों है भारत के लिए। तो सार्क जो है एक जियो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस रखता है भारत के लिए, जियोग्राफिकली भी और पॉलिटिकली भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भारत के लिए, क्योंकि चाइना का एक इनिशिएटिव है वन बेल्ट वन रोड, उसको काउंटर करने के लिए भारत के पास एक वेपन के तौर पे यूज़ किया जा सकता है सार्क। इसके अंतर्गत जो वन रोड वन बेल्ट में जो देश इन्वॉल्व हैं वो सार्क के मेंबर भी है, जैसे नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, इवन पाकिस्तान। तो उन देशों के थ्रू इस जो इनिशिएटिव है इसको रोका जा सकता है, इसको काउंटर अटैक किया जा सकता है, जिससे क्या होगा, भारत को भी फ़ायदा रहेगा और जो भारत का POK एरिया है उसकी भी डिग्निटी मेंटेन रहेगी और वो एक इंटीग्रेटेड पार्ट रहेगा भारत का। सार्क और इंडिया, भारत और सार्क का क्या रिलेशन है? भारत सार्क का 70% से ज़्यादा पॉपुलेशन में भी और एरिया में भी कवर करता है। सार्क की जो टोटल GDP है उसका 70% से भी ज़्यादा हिस्सा भारत का है। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या भारत चाइना के वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को टारगेट कर पाएगा? जी बिल्कुल। अगर सार्क के ऊपर अच्छे से काम किया जाए तो भारत इस इनिशिएटिव को चाइना के टारगेट कर सकता है ईजिली, जो कि अभी तक इस चीज़ में कोई भी प्रोग्रेस नहीं देखी गई है। इंडिया एक प्लेटफॉर्म एज ए लीडर शो करता है इस रीज़न के लिए, जिसके कारण भारत के पास एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है एक बड़े भाई के तौर पे। तो जिसके अंतर्गत एक एग्रीमेंट भी साइन हुआ था, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल मोटर व्हीकल एग्रीमेंट, जो कि बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित है। हालांकि पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं बना। गेम चेंजर इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए रह सकता है सार्क, क्योंकि इंडिया की एक पॉलिसी है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, उसके अंतर्गत ये बहुत ही ज़्यादा एक वेपन के तौर पे यूज़ किया जा सकता है इस पॉलिसी को एक सक्सेसफुल पॉलिसी बनाने के लिए। इंडिया ने बहुत ही सारे इनिशिएटिव शुरू किए हैं बायलैटरल रिलेशंस बिल्डअप करने के लिए जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं उनके साथ।
इंडिया ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए हैं, क्रेडिट किए हैं अपने नेबर्स को एक स्पिरिट के साथ, जिसके अंतर्गत नाम है सबका साथ सबका विकास। इसके अंतर्गत बहुत सारा लोन और क्रेडिट प्रोवाइड कराया गया है जो कि पड़ोसी देश हैं जैसे श्रीलंका, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, इवन अफगानिस्तान को भी। समटाइम्स भारत ने पाकिस्तान की मुसीबत के समय में बहुत टाइम हेल्प की है और इवन पाकिस्तान की तरफ से ऐसा कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। भारत ने 3 सेंट्रल थीम्स के ऊपर ज़्यादा जोर दिया है सार्क की, जैसे ट्रेड, कनेक्टिविटी और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट के लिए। इंडिया पहला देश है जिसने रीच आउट किया नेपाल को जब नेपाल में एक बहुत ही बड़ा भूकंप आया था। तो बीइंग अ सार्क मेंबर और बीइंग अ पड़ोसी देश, भारत इसमें सबसे आगे रहा हेल्प करने के लिए। इंडिया का ट्रेड साउथ एशिया के साथ जो है वो करीबन ग्लोबल ट्रेड का 5.5% एरिया रखता है। हालांकि इसको करीबन 20 to 30% किया जा सकता है अगर ये मेंबर नेशन के बीच आपस में रिलेशन स्ट्रांग हो जाएं। अफगानिस्तान को भी टेलीमेडिसिन प्रोजेक्ट के अंतर्गत बहुत सारी दवाइयाँ प्रोवाइड कराई गई। कोविड के टाइम में भी जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको वैक्सीन्स प्रोवाइड कराएगी। सार्क कोविड-19 फंड बनाया गया भारत के द्वारा और इसमें 10 मिलियन US$ का एक फंड तैयार किया गया भारत के द्वारा, जिसमें एक फाइनेंशियल सपोर्ट तैयार किया गया सार्क के मेंबर्स के लिए। चलिए जानते हैं सार्क कैसे लगेगा बिना पाकिस्तान के। जैसे कि हम जानते हैं सार्क को 1985 में बनाया गया था ढाका में, तो शुरू में ही इस पे नाम चलना शुरू हो गया इंडिया और पाकिस्तान की राइवलरी के बारे में। ये एक मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म है बट ये टारगेट हो गया इंडिया और पाकिस्तान। इस पे पूरी तरह से डोमिनेंस रख ली भारत और पाकिस्तान के मुद्दों ने। पाकिस्तान की जो अपोजिशन है उसको बहुत सारी इनिशिएटिव प्रोवाइड कराए गए भारत के कि वो एक तरह से सपोर्ट करे और कोऑपरेट करे भारत के साथ। हालांकि ये चीज़ बिल्कुल भी देखने को नहीं मिली है। इसमें है जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक सार्क सैटेलाइट ऑफर की कि एक भारत की तरफ से गिफ्ट है जितने भी मेंबर्स नेशन हैं उनके लिए, पर पाकिस्तान उन मेंबर में से एकमात्र ऐसा देश था जिसने इस गिफ्ट को डिक्लाइन कर दिया। हालांकि इंडिया इस चीज़ से रुका नहीं और इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया और इस सैटेलाइट को सार्क सैटेलाइट की इंस्टेड नाम दे दिया साउथ एशियन सैटेलाइट, क्योंकि मेंबर्स नेशंस के लिए भी ये फ़ायदेमंद रहा। बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए गए भारत के द्वारा कि रिलेशंस को बिल्डअप किया जाए, स्ट्रॉन्ग किया जाए, पर पाकिस्तान नहीं रुका और 2016 में टेररिस्ट अटैक हुआ। उसके बाद भी इंडिया के ऊपर कंटिन्यूसली पाकिस्तान ने अलग अलग टेरर अटैक करवाए, जिसके कारण ये रिलेशन और भी ज़्यादा ख़राब होते गए। भारत ने 2014 में एक ट्रेन रोड ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक एग्रीमेंट लाया जिसका नाम है BBIN, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, जिसको पाकिस्तान ने ही एकमात्र अपोज किया था और साइन करने से मना कर दिया। पॉजिटिव क्या है सार्क के पाकिस्तान के रिलेटेड? पाकिस्तान एनीवे डिडंट कोऑपरेट नहीं करता है सार्क में। ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स ही क्रिएट करता है सार्क में रह के भी भारत के लिए और मेंबर नेशन के लिए। तो सिंपल बोल सकते हैं इस सार्क के प्लेटफॉर्म में भी बात होती है इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी के बारे में। नेगेटिव क्या है सार्क का पाकिस्तान से रिलेटेड? पाकिस्तान सार्क को एक विक्टिम कार्ड के तौर पे यूज़ करता है। बेसिकली वो इस सार्क के प्लेटफॉर्म को यूज़ करता है इंडिया को कंटिन्यूसली टारगेट करने के लिए। इसीलिए कहा जा सकता है कि ये एक तरह से एक नेगेटिव अप्रोच है पाकिस्तान की इससे रिलेटेड। चैलेंजेस क्या हैं सार्क के सामने? तो जैसे इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन जो कि कंटिन्यूसली ख़राब हैं पिछले काफ़ी टाइम से, जिसका कारण जो पिछले 6-7 साल से सबमिट भी नहीं हो पा रहा है, तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है सार्क के लिए। इसी वजह से बोल सकते हैं कि सार्क जो है एक डेड बॉडी के तौर पे रह गया है, बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है काफ़ी टाइम से, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है पाकिस्तान, क्योंकि कंटिन्यूसली ये टेररिज्म को फंडिंग करता है। इस वजह से सार्क की इंपॉर्टेंस ख़त्म होती जा रही है। हालांकि सार्क बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन सारी नेबर कंट्री के लिए। जो फ्रिक्वेंसी है सार्क की मीटिंग की लो है, कॉन्टिन्यूसली कोई भी मीटिंग नहीं देखने को मिल रही है। इंगेजमेंट जो है मेंबर नेशंस की ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, तभी बाईएनुअल मीटिंग या एनुअल मीटिंग होगी, तभी ये जाके कहीं पे इम्प्रूव करेगा। एनर्जी एंड रिसोर्सेज जो है डाइवर्ट हो रहे हैं क्योंकि ये एरिया एक दूसरे को कोऑपरेट बिल्कुल भी नहीं करते हैं।
जो सार्क के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, वो काम नहीं कर रहा है, वो सेटिस्फाई भी नहीं है, संतुष्ट भी नहीं है। इसका रीज़न ये है क्योंकि आपस में एक तरह से कॉपरेशन, ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं है इन देशों के बीच में। इसी वजह से जो ट्रेड 25 से 30% का स्टेमिना रखता है वो करीबन 5 से 6% पे ही रह गया है। साफ्टा, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया या एग्रीमेंट, ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जिसको साइन किया गया था जनवरी 2004 में, जब सार्क का 12वां समिट हुआ था इस्लामाबाद पाकिस्तान में, और इसको लागू किया गया था 2006 में। साफ्टा जो है वो साइंड है किस लिए? टू रिड्यूस द कस्टम ड्यूटीज टू जीरो बाय 2016 तक जितने भी सार्क के मेंबर्स हैं ये कस्टम ड्यूटीज को जीरो पे ले आएंगे। पर 2016 में ही ये एग्रीमेंट सबमिट खत्म हो गया कंटिन्यूसली होना, क्योंकि पाकिस्तान के टेरर फंडिंग और इनस्टेबिलिटी इस रीजन की वजह से। तो ये एग्रीमेंट अच्छा था पर ये काम नहीं कर पाया, और आईटी सेक्टर की इम्प्रूवमेंट के लिए भी काफ़ी अच्छा था। हालांकि अभी तक ये चल रहा है पर उस लेवल तक ये काम नहीं कर रहा है। तो इस तरह से ये बात थी इम्पोर्टेंट जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है सार्क, उसके बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो लेक्चर को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और आपके अपने चैनल दी कंसेप्ट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।